नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह हुआ फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। बात करें अगर इस मंच की, तो एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। विशेषकर जो हमारा फोकस चल रहा है वो आपके सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी आपके जीके जीएस स्पेशल सीरीज है, मैं सुजीत सिंह वो कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज का स्पेशल जो टॉपिक चल रहा है वो फेसबुक स्पेशल सीरीज है। बहुत दिनों बाद मैंने एक बार फिर से वीडियो रिज्यूम किया है, बीच में टाइम न मिलने के कारण हम नहीं आ पा रहे थे यूट्यूब पे। तो अभी जो मैंने पहला स्टार्ट किया तो मैंने एक स्पेशल सीरीज डाल रखा है, क्योंकि बीच में मैं फेसबुक पे एक्टिव था, यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये पहली सीरीज है जो कि 5 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक हमने जितने भी क्वेश्चन अपडेट किए थे उसमें सेलेक्टेड कुछ 20 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। 19-20 क्वेश्चन है जिसका हम डिस्क्रिप्शन देंगे आपको, क्योंकि वहां पे मैं देख रहा था कि ऑप्शन इतना अच्छा मैं दे रहा था, मतलब इन द सेंस कि इतना अच्छा ऑप्शन दिया जा रहा था हमारे तरफ से कि उसमें एस्पिरेंट जो थे वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहे थे, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो हमने सोचा कि उसका डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये हमारा जीत क्लासेस का ये पेज है हमारा। ठीक है, ये हमारा पेज जीत क्लासेस के नाम से फेसबुक पे, और ये हमारा यूट्यूब का पेज, आप यूट्यूब का चैनल जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह के नाम से यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पर तो आप प्लीज टाइप करें, गूगल को क्रोम पे ही टाइप कर लें। अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टाइप करिए www.facebook.com/लक्ष्य जीत जाने की। ठीक है, LAKSHYAJEETJAANEKI, लक्ष्य जीत जाने की। ठीक है, अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं, और प्लीज यूट्यूब पे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यूट्यूब पे जाइए, सीधा लिखिए इन द सर्च ऑप्शन जीत क्लासेस विथ सुजीत सिंह। ठीक है, फिर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं आप। और एक और सबसे बड़ी खुशखबरी कि महज 14 वीडियो में जो आप लोगों ने हमें प्यार दिखाया है, जो हमें आपने सब्सक्रिप्शन दी है, इसमें देखिए यूट्यूब पे हमारे मोर देन 500 सब्सक्रिप्शन एंड ऑन फेसबुक पेज हमारे मोर देन 800 सब्सक्रिप्शन अभी हो चुके हैं। ठीक है, नियरली 800, 796 फॉलोअर हो चुके हैं। तो अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं जीत क्लासेस के पेज पर, फेसबुक पेज पर भी, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो चलिए आज के सीरीज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये पहला सीरीज है, पहला क्वेश्चन है, मुखर्ती शिखर किस राज्य में स्थित है? देखिए मुखर्ती शिखर की बात कर रहा है, तो मुखर्ती शिखर देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसके नाम से एक नेशनल पार्क भी है, मुखर्ती नेशनल पार्क। तो ये कहाँ हो गया? ये तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, तमिलनाडु में इसका सिचुएटेड हो गया। ये केरल की बात करें तो केरल में देखिए, आपका याद रखिएगा कि कौन सी पीक, ये पीक की बात कर रहा है ना, तो मुखर्ती पीक तमिलनाडु में है। और केरल की अगर बात करें तो केरल में याद रखिएगा वेस्टर्न घाट का, ये पूरे वेस्टर्न घाट का सबसे जो ऊंची चोटी है ना वो केरल में स्थित है, दैट इज अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। मतलब ये जो आपका इंडिया है, इधर वेस्टर्न घाट है पूरा, तो इस वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक केरल में है, अनाईमुड़ी। तमिलनाडु में मैंने अभी बता दिया मुखर्ती सीरीज है। तमिलनाडु में याद रखिएगा एक और हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये तमिल में स्थित है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन सा पीक है? तो कंचनजंगा, जो भारत का, फ्री भारत का, यानी पूरे जो स्वतंत्र भारत है उसका सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है। क्लियर है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपका याद रखिएगा वहां का माउंटेन है पवांगपुई, या ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, वहां का सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर। तो ये सारे ऑप्शन हो गए आपके, जिससे आपके पीक क्लियर हो गए। केरल में आपके मैंने बताया अनाईमुड़ी, तमिलनाडु में दोदा बेटा, सिक्किम में आपका कंचनजंगा, मिजोरम में ब्लू माउंटेन। मुखर्ती शिखर की बात कर रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये अभी हाल फिलहाल में आयोजित यूपी सचिवालय एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? देखिए इसमें भी बहुत कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें सारे नाम कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड, शिवांगी सिंह का नाम, नुपुर कुलश्रेष्ठ का नाम, भावना कंठ और सालिजा धामी, सारे लोग डिफेंस से रिलेटेड कर रही हैं, और ये सब पहली पहली महिला बनी हुई हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी, यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट, तो ये है आपकी भावना कंठ। जो आपकी फिगर में देख रहे हैं वो आप भावना कंठ को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा
अगर बात करें शिवांगी सिंह के बारे में, तो शिवांगी सिंह देखिए ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, ये शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने, क्योंकि अभी राफेल आया फ्रांस से। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला तो शिवांगी सिंह। ये शिवांगी सिंह कौन है? जो नौसेना की पहली महिला पायलट थी। ठीक है, पहली महिला पायलट है भी अभी। क्लियर है। नुपुर कुलश्रेष्ठ की बारे में बात करें तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के ये डीआईजी, पहली महिला डीआईजी चुनी गई है, नुपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, भावना कंठ के बारे में आप जानी गए। सालिजा धामी इंडियन एयरफोर्स की पहली फ्लाइट कमांडर ऑफिसर बनी है। ध्यान रखिएगा, पहली महिला फ्लाइट कमांडर ऑफिसर सालिजा धामी बनी है। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया। देखिए, पहले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय सॉन्ग है और राष्ट्रीय एंथम है, इनमें क्या कंफ्यूजन है। ये राष्ट्रीय सॉन्ग की बात कर रहा है, वंदे मातरम की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे। मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में, जब मैंने ग्रुप में शेयर किया इस पे, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था। ठीक है, तो कोई जनगणमन मान के कर रहा है, कोई वंदे मातरम मान के कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है भाई, वो तो राष्ट्रीय हमारा एंथम है। ठीक है, जनगणमन। तो ठीक है, तो राष्ट्रीय याद रखिएगा कि नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम हो गया, जबकि नेशनल एंथम हमारा जनगणमन हो गया। तो ये कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 लोगों में बहुत कंफ्यूजन था। देखिए, 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था पूरे भारत में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। क्लियर है। 22 जुलाई 1946 को नहीं कुछ हुआ था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को जरूर हुआ था। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा है ना, इसको ऑफिशियल फ्लैग घोषित किया गया। ठीक है, ये ट्राई कलर वाला तिरंगा जो है, इसको ऑफिशियल तिरंगा के रूप में स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 47 हुए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो पास किया गया था और इसको आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था, जबकि इनफोर्स 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है ना। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, जो हम प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट कर रखा है उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 72, 73, 80 और 86 का सन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने बताया भी था कि सबसे पहले वन्य जीव के बारे में बात किया जाता है, फिर बात करेंगे वन्य जीव में एक प्राणी है टाइगर के बारे में, फिर जब एक बार वन्य जीव संरक्षित हो गया, टाइगर संरक्षित हो गया, तो वन संरक्षित करेंगे, और वन संरक्षित हो गया तो पर्यावरण संरक्षित करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972 में। ठीक है, 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, जबकि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। क्लियर। 1980 में आपका किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो वो है ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें, इस पिक के लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्लियर। ये कोई पेड़ है, इसके चारों तरफ ये जुगनू से दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जुगनू का ये बहुत बेहतरीन सा पिक, इसको आगे HD में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था। बाकी अगर बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें गीता सेन को, तो गीता सेन को आपको मिला है डैन डेविड पुरस्कार। गीता सेन को डैन डेविड पुरस्कार मिला, जबकि मधु माधवी को जेम्स वार्ड, आपके इंग्लैंड का सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है, बेस्ट प्रसिद्ध अवार्ड है जेम्स वार्ड पुरस्कार, तो ये मधु माधवी जी को मिला है। ठीक है, कृतिका पांडे जी को मिला है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हो गया वो दो हो गए, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2000 जीतने वाली पहली भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर हो गई, और डैन डेविड पुरस्कार जीतने के लिए गीता सेन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए अमेजिंग अयोध्या पुस्तक ये भी करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है, ठीक है, क्योंकि नीना राय द्वारा ये लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक, ठीक है। और इन्होंने ये मतलब क्या कहते हैं, दावा किया है कि ये इन्होंने ऑथेंटिक नॉलेज इसमें लिखा है, ठीक है। अमेजिंग अयोध्या डिस्क्राइबिंग द स्प्लेंडेड एशियंट सिटी ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इसके बारे शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन के मूल्यों के बारे में बताया गया है, बल्कि इसमें राम सीता जी के कुछ अनकही अनसुलझे कहानियों के बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो इन्होंने ऐसा कुछ इन्होंने क्या कहते हैं प्रोमिसेस किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पुस्तक कुछ ज्यादा खास हो जाती है नीना राय जी के द्वारा, ठीक है। तो नीना राय अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें बाकी जो ऑप्शन देखिए वो भी सारे अयोध्या से रिलेटेड है। नरसिम्हा राव जी का जो पुस्तक है बहुत पुराना, अयोध्या 6 दिसंबर 1992, ये नरसिम्हा राव जी द्वारा लिखा गया है। हेमंत शर्मा की बात करें तो हेमंत शर्मा ने भी अयोध्या पे 2-2, 3-3 किताबें लिख रखे हैं। इनका जो किताब है वो क्या नाम है, अयोध्या बैटल, हाँ यही है, अयोध्या बैटल ग्राउंड। और उसके बाद अयोध्या का चश्मदीद, ये हेमंत शर्मा द्वारा जो लिखा गया है। और संगीता रस्तोगी ने लिखा है अनकही अयोध्या, ठीक है। संगीता रस्तोगी द्वारा कौन सा लिखा गया किताब, तो अनकही अयोध्या। हेमंत शर्मा द्वारा मुख्य किताब अयोध्या का चश्मदीद। नरसिम्हा राव द्वारा अयोध्या 6 दिसंबर 1992 और नीना राय जी द्वारा अमेजिंग अयोध्या, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां शुरू किया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है, इसमें कुछ बहुत डिटेलिंग नहीं है। प्लाज्मा बैंक अभी आपको पता होगा कोरोना से रिलेटेड जो ठीक हो जा रहे थे उनके प्लाज्मा को लिया जा रहा था ताकि वो ज़्यादा रिकवर कर सके, ठीक है। तो वो क्या, ये पहला जो प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया था ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में, कंफ्यूजन नहीं होना है, नोएडा और नई दिल्ली में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसमें याद कंफ्यूजन नहीं होना है। नई दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला गया, ठीक है, पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना। देखिए आईपीएल, सबसे पहले आईपीएल खत्म हुआ है तो आईपीएल से करंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि आईपीएल 2020 यानी 2020 जीतने वाला टीम कौन सा था। तो वो टीम था आपका मुंबई इंडियंस ने लगातार, माफ करिएगा, लगातार दूसरी बार और 5वीं बार, सबसे अधिक बार 5वीं बार ये आईपीएल कप अपने नाम किया है। उनके कप्तान है रोहित शर्मा जी, ठीक है, आईपीएल मुंबई इंडियंस के। हराया किसको, तो दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली के कैपिटल्स के कप्तान आपके श्रेयस अय्यर साहब थे, ठीक है, श्रेयस अय्यर थे। रोहित शर्मा हो गए। ऑरेंज कप जीतने वाले, ऑरेंज कप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है बैट्समैन में उसको मिलता है, तो ये था आपका केएल राहुल के नाम, ठीक है। पर्पल कप जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर होता है, विकेट टेकिंग बॉलर होता है, उनको मिलता है, तो ये थे कागिसो रबाडा, ठीक है। और जोफ्रा आर्चर जो थे ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड इनको मिला था, ठीक है। तो रोहित शर्मा याद रखिएगा मुंबई इंडियंस के कैप्टन, केएल राहुल को ऑरेंज कैप, कागिसो रबाडा को पर्पल कैप, जोफ्रा आर्चर को क्या मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला। एक और चीज याद रखिएगा, इमर्जिंग प्लेयर जो कहते हैं ना उभरता हुआ सितारा, वो किसको मिला इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, तो वो देवदत्त पड्डीकल थे, आरसीबी के एक बैट्समैन थे देवदत्त पड्डीकल, ठीक है, उनको मिला ये अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब मानसरोवर लेक से निकलती है तो ये तिब्बत से होते हुए सांगपो नाम से नदी से चलती है, ठीक है। ये जब यहाँ चलती है, यहाँ से मानसरोवर से निकलते हुए युगदुम करके ग्लेशियर से वहां से निकलती है, तो ये यहाँ पे सांगपो नदी के नाम से आती है। फिर जैसे ही अरुणाचल में दिहंग के नाम से इंटर करती है, आगे बढ़ती है तो असम में और इसको पूरा ये इतने दूर के एरिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। साथ ही साथ जब ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, क्लियर। यमुना नहीं, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है, ठीक है, तो जमुना हो गया, ठीक है। इसके बाद पद्मा क्या है, तो देखिए गंगा नदी आती है, गंगा नदी जैसे एंटर करती है बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और पद्मा और जमुना का मिलन होता है, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जब मिलन होता है तो जब वो आगे बढ़ती है नदी तो वो मेघना नाम से बढ़ती है,
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना बांग्लादेश में, गंगा नदी का नाम पद्मा बांग्लादेश में, और जब दोनों नदी मिलती है, जब दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है तो उसका नाम मेघना है। सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये बायो से क्वेश्चन है कि विच चैम्बर इज द लार्जेस्ट इन ह्यूमन हार्ट। देखिए देयर आर 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, यानी हमारे जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो दोनों चैम्बर होते हैं उसको आर्ट्रियम बोला जाता है या ऑरिकल बोला जाता है, और जो नीचे होते हैं उनको वेंट्रिकल बोला जाता है, ठीक है। जो इधर के होते हैं ये लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, और इधर राइट ऑरिकल, फिर इधर राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो ठीक है। ऊपर के दोनों को कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है, जबकि नीचे को रिसीविंग डक्ट, यानी कलेक्टिंग पोर्शन ऊपर आर्ट्रियम हो गया, ऑरिकल हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया वेंट्रिकल। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिंग में लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये चैम्बर में पूछ रहा है कि चारों चैम्बर में सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि यहीं से ब्लड पूरे यहीं से ब्लड का क्या होता है, सप्लाई होता है पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है। यहां से फिर बॉडी पार्ट से घूम के फिर आता है राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड होते हुए ये चला जाता है लंग्स में, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके कैरी करके आता है आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी शरीर में। क्लियर? तो ये ऐसी पूरी इसकी साइकिल है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया था भाई, कितने बच्चे तो डांट देते हैं फेसबुक पे कि 21 क है 45 कहां से हो गया, ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों को समझिए, ठीक है। देखिए 0 से 6 वर्ष यानी प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की बात कर रहा है, तो 0 से 6 वर्ष यानी प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका केयर टेकिंग का, गार्जियन के जो कर्तव्य दिया गया केयर टेकिंग का, वो आपका अनुच्छेद 45 में दिया गया। ये डीपीएसपी के अंतर्गत है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 21 का में हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ कहते हैं ना एजुकेशन, वो दिया गया है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी गई है शिक्षा का अधिकार, जबकि 0 से 6 या 0 से प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को तथा उनकी केयर आपका अनुच्छेद 45 डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य को ये कर्तव्य सौंपा गया, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 45 का है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फंडामेंटल राइट दिया गया है एजुकेशन का, ठीक है। आर्टिकल 27 जो है वो आपका क्या कहते हैं, धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्स का वसूली करना या जो भी, ये सब के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल 41 जो है 41, ये भी डीपीएसपी, ये कहता है लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी किसी विशेष अवस्था में लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 कहता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भाई इनका तो जवाब ही नहीं, इस पे तो बच्चे मतलब लगातार 12 जनवरी कमेंट किए जा रहे थे। भाई साहब पढ़ तो लो, युवा दिवस का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं होता, एक अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में, तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसी में बच्चे बड़ा कंफ्यूजन हो रहे थे। 12 सितंबर 12 फरवरी को फिलहाल कुछ नहीं, तो 12 जनवरी को याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी का एकमात्र कांग्रेस में किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। गांधी जी बस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, वो था आपका बेलगांव, दैट इज इन कर्नाटका, ठीक है। बेलगांव के अधिवेशन में वो सिर्फ अध्यक्ष रहे 1924 में। क्लियर है? 1924 में सिर्फ अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, उनसे जुड़ा हुआ है। त्रिपुरी में 1939 में इन वो पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा के सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। कौन मतलब नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है, सेकंड टाइम।
बिहार का वो चंपारण में गांधी जी का आंदोलन से रिलेटेड करके दिया गया था ऑप्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, तो वो है बेलगांव। 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष रहे। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। देखिए, जनजाति के बारे में बात कर रहा है कि वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो फैक्चुअल पॉइंट है, थारू जनजाति जो है, यह उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति जो उत्तराखंड के आसपास निवास करती है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ पार्ट में अगर निवास करती है तो वहां पे ये थारू जनजाति का ज्यादा पाया जाते हैं। तो ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिए, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। खरवार जनजाति, बुक्सा जनजाति, जौनसारी, ये भी हैं सारे आपके उत्तर प्रदेश की ही जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रंथि को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है, यानी विच ग्लैंड इज नोन एज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या है भाई, तो ग्लैंड की बात कर रहा है, ग्रंथि की बात कर रहा है। एड्रिनल ग्लैंड नहीं, एड्रिनल ग्लैंड देखिए, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड या इंस्टेंट ग्लैंड बोला जाता है, इंस्टेंट रिएक्शन ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज करता है जो त्वरित रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, तुरंत रिएक्शन देने में, तुरंत गुस्सा हो जाना, तुरंत हाइपर हो जाना, किसी चीज पे तुरंत रिएक्ट कर देना, उसके बाद ये तुरंत डाउन भी हो जाता है। जितना जल्दी ये हाइपर होता है उतना ही जल्दी डाउन भी हो जाता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का काम हो गया। पीनियल ग्लैंड आपका तीसरा नेत्र कहा जाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आपको कब भूख लग रही है कब नहीं लग रही है, ये प्लस आपको कब नींद आना है, कब उठना है, कब जगना, आपके सोने पर भी पीनियल ग्लैंड बताता है कि आपको उठने का समय हो गया, अब आप उठ जाओ। ठीक है, तो इसलिए पीनियल ग्लैंड को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपको पता है ये गले में थायरॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कंफ्यूजन हो रहे थे लोग भाई, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड तो इन सब का बाप है भाई। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, द मास्टर ग्लैंड ऑफ होल ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये मास्टर ग्लैंड है, यही कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड को, सारे हार्मोन्स को, कहाँ एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब आपके एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड होता है। लेकिन तीसरा नेत्र अगर बात करें तो वो हो जाता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, तो आपको ये एकदम छोटा सा मस्तिष्क में होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहीं आसपास होता है, तो वो सबको, वो भी होता है चने के बराबर, लेकिन सबको कंट्रोल करता है पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है। देखिए, कोलेरू झील की बात कर रहा है, तो कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करें केरल में, तो देखिए केरल में कौन सा झील है, तो केरल में वेम्बनाड झील है। ठीक है, केरल में वेम्बनाड झील है। तमिलनाडु में पुलिकट झील है जो भारत का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट क्या कहते हैं उसको, खारा पानी का झील है। ठीक है, तमिलनाडु में पुलिकट झील। कर्नाटका में आपका क्या कहते हैं उसको, एक आपके कर्नाटका में झील है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा। बाकी आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील हो गया, केरल में आपका पुलिकट हो, केरल में आपका वेम्बनाड हो गया, तमिलनाडु में पुलिकट झील हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यही एकमात्र ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, झील में स्थित है और ये तैरता हुआ उद्यान है, पूरे विश्व का तैरता हुआ उद्यान। ठीक है, तो केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। चलिए, तो आज का सेक्शन खत्म हुआ। हमने पूरे 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक हमने जितने भी क्वेश्चन अपडेट किए थे उसका मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है। अभी जो आप आज से शुरू होंगे, आज से जितने भी क्वेश्चन हम अपडेट करेंगे उन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले अब से हमारे यूट्यूब वीडियोज़ आएंगे लगातार, तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अब अपनी पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि बीच में दिवाली, दशहरा, छठ ये सब पड़ गया था।
अब एक बार फिर से लग जाइए, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से। थैंक यू। चलिए एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि आप प्लीज़ अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाके जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह सर्च करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जहाँ हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।